हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबके रिक्वेस्ट पे, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें इनकम टैक्स का नोट्स चाहिए विद एक्सप्लेनेशन। तो आगे चल के अभी वीडियो में मैं आप सबको एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आपको मिलता रहेगा और साथ में आपको नोट्स मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट सिलेबस का जो है कवर किया है एनईपी के द्वारा। लेकिन अगर आप जैसे नागालैंड यूनिवर्सिटी में ओल्ड कोर्स का इस बार लास्ट बेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो उन सब के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो कोर्स है ना वो सेम ही है। बस यही कि यूनिट 1 का यूनिट 2 में चला गया, 2 का 3 में चला गया, लेकिन कंटेंट वही है। अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप जो है आरडीजी एकेडमी का है, ये आपको ऐप मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर में, या मैं लिंक आपको नीचे में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और हमारे कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, अगर आप इस जो नोट्स है इसका अगर हार्ड कॉपी चाहिए, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप नोट जो है ले सकते हो। ठीक है, चलिए आज जो टॉपिक है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए आप बहुत सारा नोट्स है, लेकिन सारा तो एक साथ कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। ये मतलब ये जो टॉपिक है वो कॉमन है, ये एग्जाम में आपको मिल सकता है किसी ना किसी तरह से, जो कि है एग्जाम इनकम एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। कौन सा इनकम जो अंडर सेक्शन 10 का अंडर में एग्जम्प्ट किया हुआ है, मतलब इस पर आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है, या आपका टोटल इनकम से ये माइनस हो जाएगा। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स है, लेकिन मैंने आप सबके लिए कुछ पॉइंट्स को सम अप किया है जो आपको जानना चाहिए। तो पहला यहाँ पे जो हमें एग्जम्पशन मिल रहा है वो है एग्रीकल्चर इनकम पे। अगर आपको कोई भी इनकम हो रहा है एग्रीकल्चर से, ठीक है, जिसका ज़मीन जो है वो इंडिया में है, तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड हो जाएगा। और ये सेक्शन है वो किस पे होगा, सेक्शन 10(1) का अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो, एनी सम रिसीव्ड बाय ए कॉर्पोरेशनर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइड फैमिली, सेक्शन 10(2). तो ये जो यहाँ पे है, एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ ए HUF वेयर सच सम हैज़ बीन पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली, मतलब HUF का जो इनकम है उसमें से अगर आपको कुछ पैसा दिया गया है, ठीक है, तो वो जो इनकम है एग्जम्प्टेड किया जाएगा अंडर सेक्शन 10(2). तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, थर्ड जो है शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द फर्म, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2A। इसमें क्या है, फर्म जो बिजनेस, अगर आप पार्टनर हो, इन केस ऑफ ए पर्सन बीइंग ए पार्टनर, अगर आप पार्टनर हो फर्म का और वो फर्म का जो है सेपरेटली टैक्स एक्सेस किया जाता है, ठीक है, मतलब उसका रिटर्न फाइलिंग होता है या उसका टैक्स कैलकुलेशन होता है, तो उस फर्म से जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा आपके लिए। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, इन केस ऑफ पर्सन बीइंग ए पार्टनर ऑफ ए फर्म विच इज सेपरेटली एसेस्ड एज सच, मतलब वो फर्म का जो असेसमेंट वो सेपरेटली होता है। इन दैट केस क्या होगा, जो आपको इनकम आ रहा है ना फर्म से, वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा, क्योंकि अगर उस पर अगर टैक्स चार्ज होगा ना तो ये डबल टैक्स हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये टैक्स चार्ज करके ही आपको जो इनकम है प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसी वजह से ये जो इनकम है वो एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है, perquisites and allowances paid by government to its employees serving outside India। मतलब सीधा बात है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इंडिया के बाहर काम कर रहा है, तो उसको जो गवर्नमेंट अलाउंसेस देता है या परक्विसाइज देता है, परक्विसाइज मतलब कोई एडिशनल बेनिफिट बोल सकते हो, देता है, तो वो क्या होगा, वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। कौन से सेक्शन के अंदर में, 10 सबसेक्शन 7 के अंदर में। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, दिस एग्जाम्पशन इज अलाउड ओनली टू सच एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। जी हाँ, आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, और आप इंडियन गवर्नमेंट के काम का वजह से अगर आप बाहर में काम कर रहे हो इंडिया के बाहर, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट का तरफ से जो आपको अलाउंस या परक्विसाइज मिलेगा वो एग्जम्प्टेड में आएगा। सेक्शन कौन सा होगा, फिर से बोलता हूँ, 10 सबसेक्शन 7 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, कंपेंसेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, जो सेक्शन नंबर है 10 सबसेक्शन 10BC। मतलब अगर कोई दुर्घटना हो गया, जैसे मान के चलिए सुनामी आ गया, या आपका अर्थक्वेक हो गया, या आपका एक्सीडेंट से भगवान ना करे आप किसी का देहांत हो गया, तो उसका जो नॉमिनी या जो भी है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पैसा मिलता है, तो वो जो है कंपेंसेशन क्या होगा, एग्जम्प्ट कैटेगरी में जाएगा। सेक्शन कौन सा नंबर है, 10 सबसेक्शन 10BC। यहाँ पे देखिए, इन केस एन इंडिविजुअल or his legal heir receives any compensation on account of any disaster from central or state government or from local authority, the same shall be exempted।
ठीक है, कोई भी डिजास्टर हो, सिर्फ मरने का नहीं है, फ्लड हुआ, सुनामी हुआ, अर्थक्वेक हुआ, कुछ भी हो, अगर गवर्नमेंट से आपको कुछ कंपेंसेशन मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में गिरता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BC के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, पॉइंट नंबर 6 जो है पेमेंट फ्रॉम स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 11। यहाँ पे क्या है, एनी अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑल्सो। मतलब प्रोविडेंट फंड जो है, सिंपल सा बात है, अगर आपका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है जहाँ पे आप पैसे जमा कर रहे हो, आप कंपनी से पैसे जमा कर रहे हैं, या आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF खोल के रखा है, तो वहाँ पे अगर वहाँ का जो पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आता है। और सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 के अंडर में। नेक्स्ट हमारा आ गया पॉइंट नंबर 7, पेमेंट रिसीव फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 11A। तो यहाँ पे कि एनी पेमेंट फ्रॉम एन अकाउंट ओपनड इन अकॉर्डेंस विद सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल्स 2014 शेल बी एग्जम्प्टेड। मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो पैसा आपने रखा है, उसका जो इनकम आपको जनरेट हुआ है या जो भी पैसा वहाँ से मिलेगा आपको, तो उसमें आपका टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जम्प्ट कैटेगरी में आएगा। और इसका जो सेक्शन नंबर है वो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 11A के अंडर में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जब आपका जो प्रैक्टिकल सम्स होगा ना, तो वहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय फॉर कम्यूटिंग बिटवीन होम एंड ऑफिस इज एग्जम्प्टेड। लेकिन इसमें एक लिमिट है, एग्जम्पशन आपको मिलेगा, लेकिन सारा का सारा मान के चलिए आपने 5-6 हज़ार रुपया खर्चा कर दिया ट्रांसपोर्ट अलाउंस में, तो उसमें आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आपका जो एग्जम्पशन लिमिट है वो मैक्सिमम कितना तक है, 1600 रुपया पर मंथ। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आप सबका जो प्रैक्टिकल सम सब करोगे वो अदर भी काम में आएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जम्पशन आपको मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, 1600 रुपया पर मंथ। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट नंबर 9, देख सकते हो स्कॉलरशिप। ये जो सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 के अंडर में है। द फुल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज एग्जम्प्टेड। मतलब अगर आपको पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिल रहा है, ये पूरा का पूरा एग्जम्प्ट कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, सेक्शन 1017A। अब ये क्या है, एनी पेमेंट मेड वेदर इन कैश और काइंड अंडर एनी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अगर आपको कोई अवार्ड दिया गया है पब्लिक इंटरेस्ट पे, ठीक है, जो भी है, तो वो जो है वो भी एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आएगा। उसका सेक्शन कौन सा नंबर है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 17A के अंडर में। याद रहेगा ना, अवार्ड गवर्नमेंट से अगर आपको अवार्ड मिलता है पब्लिक इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो सेंट्रल हो या स्टेट हो या कोई भी अदर बॉडी हो जिसको अप्रूव किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, तो उसमें जो भी आपको मिलेगा पैसा या जो भी है वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आ गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउंसेस मैं बोल सकता हूँ जो एग्जम्पशन में आता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल में काम में आएगा। हाउस रेंट अलाउंसेस जो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। हाउस रेंट अलाउंस जो आपको मिलता है एम्प्लॉयर से, आपका जो बॉस है उससे जो आपको मिलेगा, कंपनी से जो भी मिलेगा आपको, वो सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, उसमें आप एग्जम्पशन ले सकती हो, ठीक है, अलाउंस से। अभी एग्जम्पशन के लिए यहाँ पे 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखिए, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, हाउस रेंट अलाउंस जो आपको मिला एक्चुअली उसका अमाउंट होगा। फिर आप कौन सी जगह पे नौकरी कर रहे हो, अगर आप दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, अब इस 4 जगह में अगर नौकरी कर रहे हो तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। अगर आप इस 4 जगह को छोड़ के कहीं और पे नौकरी कर रहे हो पूरे देश पे, तो कितना, 40% ऑफ बेसिक प्लस DA, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके अमाउंट लिखना है। फिर आपका जो एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड ओवर 10%, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे आपने जितना रेंट पे किया है, रेंट पेड, इसको मैं दिखाता हूँ कैसे लिख सकते हो, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है, रेंट पेड 10 माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये करने के बाद यहाँ पे 3 अमाउंट निकलेगा ना, ये तीनों अमाउंट में से जो सबसे कमती वाला अमाउंट होगा उसी को आप एज ए एग्जम्पशन शो कर सकती हो, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपका प्रैक्टिकल में भी काम में आएगा। HRA का जो एग्जम्पशन है वो कैसे निकालना है, आपको जो भी HRA मिला है उसको आपको लिखना है, ठीक है, उसमें से एक्चुअल HRA का एक अमाउंट निकलेगा, ये कंडीशन 50% ऑफ बेसिक का एक अमाउंट निकलेगा,
ठीक है। अब जो भी जगह पे आप नौकरी कर रहे हो उसका ऊपर डिपेंड करेगा। ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और कोलकाता पे 50% ऑफ बेसिक और बाकी जगह पे 40% निकाल के आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। 2 अमाउंट हो गया। और ये वाला जो लास्ट वाला है एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड, मतलब रेंट जितना आपने पे किया उसमें से 10% ऑफ सैलरी जो है डिडक्शन हो जाएगा। करने के बाद जो 3 अमाउंट आएगा ना, ये तीनों में जो सबसे कमती वाला अमाउंट है उसी को आप एज ए एग्जम्पशन हाउस रेंट अलाउंस से माइनस कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। अगर डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। फिर से बोलता हूँ, नोट्स अगर चाहिए इन डिटेल में तो नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। और मेरा जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस अभी 2 ही पॉइंट बाकी है और यहाँ पे है पॉइंट नंबर 12। क्या होगा? न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 44 का अंडर में आता है। ये याद रखिएगा नंबर्स, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है? एनी इनकम रिसीव बाय एनी पर्सन फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ द न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड ऑन 27 Feb 2008 शैल बी एग्जम्प्टेड। मतलब एनपीएस जो है, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, अगर आपने वहाँ पे पैसा रखा है उसमें से अगर इनकम आ रहा है, अगर आप रिसीव कर रहे हो ना, तो वो आपका एग्जम्प्टेड कैटेगरी में गिर जाएगा। सेक्शन कौन सा में गिरेगा? ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 44 के अंदर में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है इस वीडियो का वो है पॉइंट नंबर 3, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, सेक्शन 10 सब सेक्शन 34। इसका मतलब सिंपल है, अगर आपने किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा हुआ है, ठीक है, स्टॉक खरीदा हुआ है, उसमें अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, इनकम डिविडेंड कंपनी देता है ना, डिविडेंड का इनकम अगर हो रहा है, याद रखिएगा वो डिविडेंड भी एग्जम्पशन कैटेगरी में आएगा, लेकिन एक लिमिट है 10,000 तक ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आपका डिविडेंड जो है वो 10,000 क्रॉस कर लिया है, मान के चलिए आपको डिविडेंड इनकम साल का 11,000 हो गया, तो उसमें से 10,000 आपका एग्जम्पशन होगा, ठीक है। बस 1,000 का ही आपको टैक्स पे करना है। क्लियर? फिर से बोलता हूँ, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, कंपनी में जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हो या आपने बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, तो वहाँ पे डिविडेंड सालाना ईयरली डिविडेंड अगर 10,000 जो है, ये देखिए 10,000 का ऊपर अगर होता है तो आप वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर आपको देना है टैक्स। लेकिन अगर उसका नीचे में है, आपका 10,000 तक पूरा एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। तो बस स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो था इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको प्रैक्टिकल में भी काम में आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।